अखिलेश यादव नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। जिस तरह से रैलियों का प्रदर्शन, जिस तरह से योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह। इसके चुनाव तो माहौल दिख ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितना चुनावी माहौल और कितना गर्म हो जाता है। कल महारैली हुई बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन की, जैसा कि आपको पता होगा, और उसके एक दिन बाद ही सुबह खबर ये आ जाती है कि अखिलेश यादव के करीबियों के यहाँ पे छापा, आयकर विभाग का छापा पड़ जाता है। उसे लेकर आपको क्या लगता है? आप राजनीति में रहे, आपको पता होगा अंदर की बातें क्या है। ये लोकतंत्र की बदला लेने की कार्रवाई है, बदला लेने की। ये हताशा और निराशा है। बड़े मन से बड़ा आदमी बना जाता है, छोटे मन से नहीं। तो छोटा काम, छोटा मन का नहीं, काम। अखिलेश यादव को गले लगाना चाहिए इन लोगों को कि लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, इतनी भीड़ जुटा ले रहा है। सीखना चाहिए किससे? क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी इतनी भीड़ जुटा ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या कारण है कि लाखों आदमी रात भर खड़े रह रहे हैं। इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। पुलिस, पीएसी और ईडी का और सीबीआई का प्रयोग करके लोकतंत्र को बंदनी बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को ताकतवर नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें शासक का स्वयं का नुकसान होगा। यही काम ममता बनर्जी जी के भतीजे के साथ हुआ चुनाव के समय, जबकि वो तो कहीं न कहीं से सीबीआई जांच में थे, फिर भी वो समय अनुकूल नहीं था। किसी के घर पर बारात लगी हो और दूल्हा को आप गिरफ्तार करने जाओ, इससे छोटा काम कुछ हो सकता है? नहीं। एक काम ये कर सकते थे 6 महीना, साल भर पहले, कौन मना किया था? लेकिन आज इस काम को करना निश्चित रूप से भीतर का हताशा, निराशा झलक रही है और कहीं न कहीं से घबराहट है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो आयकर विभाग का छापा हुआ, इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं और ये जो कार्रवाई चल रही है, उसे लेकर चुनाव में कोई बदलाव आएगा, आपको लगता है? इसे नहीं भी जीतने वाला जीत जाएगा। नहीं भी जीतने वाला जीत जाएगा? नहीं भी जीतने वाला जीत जाएगा। कैसे? इसलिए कि यह जनता कभी भी अति बात को पसंद नहीं किए, इसीलिए गांधी सक्सेस हुए। यहाँ राम जी में अथाह ताकत थी, लेकिन विनम्रता के सागर थे। शबरी का जूठा बैर भी खाने में संकोच नहीं था, और 3 दिन समुद्र से प्रार्थना करने में भी संकोच नहीं हुआ। और जब 3 दिन में नहीं माने तो तरकस उठा करके सुखा देने की भी धमकी देने के बाद झुका लिया। विनम्रता और दृढ़ता राज सत्ता का अस्त्र है। लेकिन विनम्रता में कहीं से ये नहीं समझ में आना चाहिए कि हम डर रहे हैं। हम डरने की बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय, चुनाव के दहलीज पर विपक्षी लोगों को पुलिस और ईडी और सीबीआई की धमकी देना अपना नुकसान लोग कर रहे हैं, सरकार को बंटाधार कर रही है। घबराहट है, ये हताशा है, ये निराशा है। रात को लगता है नींद नहीं अब आ रही है। प्रदेश में लखीमपुर कांड जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है, चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो मांग है विपक्ष की, सबसे ज़्यादा ये मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा। जानेंगे पहले कि क्या सोचते हैं इस्तीफे के बारे में, इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गृह राज्य मंत्री का केवल इस्तीफा नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस कुकृत्य को करने के लिए उकसाया, भाषण दिया था उसके 2-4 दिन पहले, और धमकी दिया था किसानों को।
इसलिए उनको 120 बी में अरेस्ट भी करना चाहिए इस घटना को उकसाने और षड्यंत्र के आक्षेप में। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि लड़के ने किया, अब वो पिता को क्यों भुगतना पड़े, काम लड़के ने किया, जो कृत्य किया है वो लड़के ने किया है, पिता क्यों उसका हर्जाना भुगते। पिता ने ही भाषण किया था उसके पहले कि हम किसानों को ठीक कर देंगे। इस ठीक कर देने की देश का गृह राज्य मंत्री, होम मिनिस्टर ये भाषा बोलेगा तो विश्व युद्ध भी हो सकती है अगर किसी देश को धमकाए तो। यह माननीय मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री अपने पास इतना निकम्मा मिनिस्टर रखा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो किसानों को कुचलवा दिए, उकसाऊ भाषण दिया पहले उन्होंने, तब उनके लड़के ने कुचला, बाकी के लड़के क्यों नहीं कुचल देते हैं किसी को। निश्चित रूप से अपराधी प्रवृत्ति के मिनिस्टर हैं, उनको बर्खास्तगी के साथ साथ तुरंत 120 बी में अरेस्ट करना चाहिए था। मोदी जी इतना क्यों देर कर रहे हैं? जैसे किसान आंदोलन में इतना देर किए, किसानों की मांग अगर 15 दिन में यही मान लिए रहते जितना अब माने हैं तो 700 लोग मरने से बच गए होते, 700 विधवाओं का चूड़ी न सिंदूर बहा होता और नहीं 700 के बच्चे अनाथ हुए रहते। कि 2022 के होने वाले हीरो आप किसे मानते हैं? एक आंकड़ा थोड़ा बहुत। अब मेरा अपना मानना है कि 2022 का जो परिणाम आज की तारीख में अगर आज इलेक्शन हो जाए तो अपोजिशन के पास शायद चला जाए। अपोजिशन किसको? सपा को? जी, अखिलेश यादव को? जी, और उनको जा सकता है, मतलब आने वाले हीरो हो सकते हैं वो, ऐसा प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना है। अच्छा, गठबंधन की सरकार से कि मतलब पूर्ण बहुमत से कैसे मान रहे हैं? मेरे को लगता है कि वो अकेले बहुमत में आ जाएंगे। अकेले ही बहुमत में आ जाएंगे? कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? मेरे को मानना है कि वो 250 के आसपास अकेले पा जाएंगे। 250 के आसपास अकेले पा। मौजूदा सरकार में जो युवाओं की स्थिति है उस पर आप क्या सोच रहे हैं? बेहद खराब। उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी यही हालत है। यहाँ कोई कल कारखाना नया नहीं लगा, जो कल कारखाने थे वो भी बंद पड़े हैं। जैसे हमारे ज़िले में गन्ना मिल और कताई मिल दोनों बंद है। बगल में मेरे गाजीपुर में गन्ना मिल और कताई मिल दोनों बंद है। बगल में मेरे मऊ में कताई मिल बंद है। तो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। सरकारी पद हर विभाग में खाली पड़े हुए हैं। 4th क्लास से लेकर के और क्लास 1 तक लेक्चरर और प्रोफेसर के पद तक भरे नहीं जा रहे हैं। बेरोजगारी दूर कैसे होगी? लड़कों में निराशा और हताशा है। लाखों लड़के बीएड और बीपीएड करके घर बैठे हुए हैं, आईटीआई करके घर बैठे हुए हैं, और थोड़ा बहुत रोजगार के लिए जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है स्किल डेवलपमेंट में कुछ बच्चों के लोन, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, सैंक्शन भी होते हैं थोड़ा बहुत, उसमें 10% 25 लाख में इंडस्ट्रीज ऑफिस ले लेता है 2.5 लाख, और बिना बैंक का मैनेजर 2.5 लाख रुपया लिए 10% वो भी लेता है, सैंक्शन नहीं करता, तो 5 लाख तो वही निकल गया है। तो बहुत रेयर लड़के जाते हैं, 5 लाख रुपया हो पहले एडवांस दे तब तो जॉब करे, रोजगार करे। तो यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये एक छलावा है। ये सबको पता है, सरकार चलाने वालों को, कि बिना पैसा लिए बैंक पेमेंट नहीं देता है, बिना पैसा लिए लोन सैंक्शन नहीं होता है, और शायद कोई ऐसा सरकारी विभाग हो जिसका अधिकारी और कर्मचारी बिना पैसा लिए कोई फाइल आगे बढ़ाते हों। कहाँ से रोजगार आएगा? कहाँ से नौकरी आएगी? इसलिए वो नेताओं के काम आ रहे हैं बेरोजगार नारा लगाने की। पार्लियामेंट से लेकर प्रधानी के इलेक्शन तक यूपी बोर्ड के लड़के नारा लगाने की भीड़ कर रहे हैं, और उनको ये लोग आसान पा गए हैं। ये हमें तकलीफ़ होती है, जो युवा पीढ़ी इस देश की कर्णधार है उसको यूज एंड थ्रो में रखा गया है। उसके लिए कोई बताने को तैयार नहीं कि किस विभाग में कितनी नौकरी अस्थायी थी और किस विभाग कितना मानदेय पर दी। जब बचने के लिए डॉक्टर नहीं है, अस्पताल के अस्पताल बंद पड़े हैं जिलों पर, तो और की हम क्या बात करें? वही हालत किसानों की है। कह दिया कि आमदनी दुगना करेंगे, अब 13 दिन रह गया है 2022 आने में, कहाँ आमदनी दुगना होगी? अब तो 1 जनवरी को पूछेंगे दुगना हुई? इतना जिम्मेदार लोगों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। और 2022 तक सबका घर पक्का बन जाना था हिंदुस्तान में। इस पर भी आप लोग वर्क करिए, कितना घर पक्का बन गया।
आंकड़े की बाजीगरी से देश की भावनाओं से खेला जा सकता है, लेकिन तथ्यगत परिणाम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जो मौजूदा वर्तमान सरकार की बात करते हैं, वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वर्तमान सरकार की कार्यशैली से सबसे ज़्यादा पीड़ित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, क्योंकि सरकार पर ब्यूरोक्रेसी पूरी पकड़ बना चुकी है। सरकार उसमें सांस ले रही है। मेरे अनेकों विधायक दोस्त हैं, मंत्री भी दोस्त हैं, उनके आंखों में तेजाब के आंसू रहते हैं। तेजाब के आंसू रहते हैं, पानी के आंसू नहीं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है सही बात बोलने का। आपने कभी सोचा भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में रूलिंग पार्टी के 256 एमएलए हाउस में धरना पर बैठ गए थे इसी सत्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ। उस दिन सरकार अल्पमत में आ गई थी। तो क्या सरकार को पता नहीं होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के और कार्यकर्ताओं की क्या पोजीशन है? उनकी पोजीशन वैसे ही है जैसे जीवित मुर्दा चलते हो। हाथ में गए यूनिवर्सिटी के बाद 1993 में, तब मुझे लगा कि लोग वोट के लिए जातिवाद करते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ा था कभी। और अब मैं देख रहा हूँ कि जातिवाद सभी कर रहे हैं और एक दूसरे को दोषी दे रहे। कौन ज़्यादा जातिवाद कर ले? ये लोकतंत्र में जनता का सम्मेलन होना चाहिए जो जातियों का हो रहा है। ये कौन लोकतंत्र को ताकत देगा? अब जो सबसे बड़ा दल रूलर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है हर नागरिक को भरोसा देना और उन लाखों लोगों को जो 19-19 साल की उम्र में खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी का फंदा चूम लिए, उनकी कुर्बानियों के भारत को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। इस लोकतंत्र का दमन निजी स्वार्थ में नहीं करना चाहिए। न सत्ता रहे तो क्या हो जाने को है? अरे 2 सब्जी नहीं खाएंगे, 1 सब्जी खाओगे आप। नहीं जहाज मिलेगी, फॉर्च्यूनर तो है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। इसकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। ये जो चेहरे मिलाए गए हैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं आप? इसकी किसकी बात करें, किसकी प्रशंसा नहीं? ये चेहरे भी इतने जिस ढंग से वर्क और जैसे बीजेपी है यूपी गवर्नमेंट, यूपी में हाँ। तो इसमें 60% आउटसाइडर एमएलए और मिनिस्टर है आज की डेट में। ये आउटसोर्सिंग करके अपने मटेरियल पर ये लोग भरोसा नहीं किए और बाहरियों पर पूरा भरोसा किया। ऐसा क्यों? जिन लोगों ने कल अयोध्या में शौचालय बनवा रहे थे, पखाना घर बनवा रहे थे, उनको और उनके लड़कों को लोग पार्लियामेंट का मेंबर बनाए। जो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या नहीं हाउस में कहते थे, मैं एमएलए था हिंदुओं के लिए और मंदिरों के खिलाफ, सामंतों बड़ी जातियों के खिलाफ। कहते थे ये बड़ी जात वाले गरीबों की बहू बेटियों को गन्ने और अरहर के खेत में खींच ले जाते हैं। ये भाषा बोलते थे वो। हमने अनेकों बार कहा जातिवादी शब्द मत प्रयोग करिए। राम का और गौतम बुद्ध का देश है। जिस गौतम बुद्ध को आप और मायावती जी पूजा करते हैं वो शूद्र नहीं थे। तो क्या थे? और जिसको अम्बेडकर जी अपना मसीहा माने वो गौतम बुद्ध जी शुद्ध नहीं, तो वो विचार था। उस विचार का आदर करिए। ऐसी भाषा मत बोलिए कि लोगों के दिलों में चुभे। अगर कल कोई सामाजिक विषमता थी तो आज ठीक करने की ज़रूरत है। आग लगाने से नहीं ठीक होगा। आज मैं देखता हूँ कि वो भाजपा का खेवनहार बने हुए हैं। अपने भी चले गए, बेटी को भी एमपी बना लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से अब यही लगता है कि किसी तरह से उनको पावर चाहिए, चाहे पार्टी में रावण आवे और चाहे खरदूषण आवे। अच्छा, पावर से एक बात और याद आती है कि थोड़े दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत दिखाई। जिस तरह से जो फ्रंट पेज पे जो सिर्फ उनका तस्वीर आया और मुख्यमंत्री जी का नहीं आया, उसको लेकर आपकी क्या धारणा है, विचार? देखिए, आदरणीय मोदी जी वन मैन शो के नेचर के हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी सेकंड लाइन कहीं दिखे। तो क्या उनकी सेकंड लाइन क्या है? वो सेकंड लाइन बनने नहीं देते हैं। इधर थोड़ा जोगी जी को कुछ मीडिया वाले आप लोग प्रधानमंत्री बनाने लगे थे, इसलिए उनको उन्होंने थोड़ी सी दूरी पर रखा। और विश्वनाथ मंदिर का जो उन्होंने काम किया, मेरे तो श्रद्धेय देव हैं, वह अच्छा काम किया। उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है।
तो मतलब कि जिस तरह से जो फोटो आई है उसको लेकर आपका ये विचार है कि ठीक है, मतलब सही है सब? नहीं, वो सही नहीं मतलब है। मुख्यमंत्री जी को भी रखना चाहिए माननीय था। मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए था। हाँ। वो उत्तर प्रदेश की बात है और मुख्यमंत्री जी की तो बात होनी ही होनी चाहिए। 25 करोड़ के प्रतिनिधि के वो नेता हैं। बिल्कुल। वो रखना चाहिए। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दिन भी गाड़ी के पीछे पीछे तेज पैदल चल रहे थे, न उनको सिक्योरिटी वाले बैठाए न वो गाड़ी रोक कर बैठाए। निश्चित रूप से अगर जोगी जी के जगह मैं रहता तो 1 सेकंड में पद खाली करके अपने घर चला गया रहता। इतना अपमान सहकर किस लिए कुर्सी? वो भी एक संत को क्यों इतनी आसक्ति है कुर्सी से? सिद्धांत बड़ा, बहुत बड़ी पीठ है। उस पीठ के प्रति हम लोग नतमस्तक हैं। उस पीठ के आचरण को ख्याल रखना चाहिए। उस पीठ से बड़ी कुर्सी नहीं हो गई है राजनीति। वो कुर्सी बेहद ज़रूरी है और उसी कुर्सी की तो लड़ाई है 2022 की। उसी कुर्सी की तो लड़ाई है। उस कुर्सी को अनैतिक रास्ते से पाने की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो भी कम से कम आदरणीय जोगी जी संत हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उनको एक आदर्श कायम करना चाहिए। उनको अपने राज्य में शराबबंदी पूर्ण निषेध करना चाहिए। 2200 दुकानें इस साल और ज़्यादा खोल दिए हैं। नवंबर तक 32,000 करोड़ रुपया कमाया है लोगों ने। ये नहीं होना चाहिए। संत के हाथ से शराब नहीं बिकना चाहिए और गांजा भांग। ये थे हमारे साथ राम इकबाल सिंह जी, जिन्होंने अपने विचारों को खुलकर रखा और 2022 में हीरो की भी एंट्री बता दी है कि आने वाला हीरो कौन हो सकता है। हो गया है नहीं, कौन हो सकता है और कौन होगा, ये देखने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ 4 PM।